में केशव नाम का एक रजाई वाला रहता था। एक रात केशव दूसरे गांव से वापस आ रहा, उसे रास्ते में एक रजाई पड़ी हुई मिलती है। अरे वाह, ये कौन रख गया इतनी सुंदर रजाई, वो भी इतनी ठंड में। ये तो बहुत सुंदर है, क्यों ना इसे ले चलूं, कल दुकान पर ले जाकर बेच दूंगा, इसके तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ये सोचकर केशव रजाई उठाता है और अपने घर लेकर चला जाता है। घर पर उसकी पत्नी रज्जो वो रजाई देखती है और बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह स्वामी, कितनी सुंदर रजाई लाए हो, देखकर ही मजा आ गया। ऐसी रजाई तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगी, इसे तो हम अपने लल्लू बेटे को दे देंगे। हाँ, कुछ भी हो, बस घर में रख लो। अरे भगवान, ये रजाई मुझे रास्ते में पड़ी मिली है, मैं इसे बेचने के लिए उठा लाया हूँ। खूब अच्छे दाम मिल जाएंगे इसके, समझी? अपने लल्लू को वही पुरानी रजाई दे दो। इस लालची आदमी को तो पैसा पैसा ही दिखता है हर जगह। मैं तो दुखी हो गई हूँ। तभी वहाँ लल्लू आ जाता है और रजाई देखकर खुश हो जाता है। माँ, सही कहा आपने। पापा, मैं ये रजाई नहीं दूंगा, मुझे तो अब यही रजाई चाहिए। ऐसा कहकर लल्लू वो रजाई उठाता है और अपने कमरे में लेकर चला जाता है। रात में जब लल्लू चिल्लाता हुआ केशव और रज्जो के कमरे को खटखटाता है। पापा, मम्मी, बचाओ, चुड़ैल, चुड़ैल। क्या हुआ लल्लू, क्यों चिल्ला रहा है? क्या देख लिया तूने? पापा, रात में एक चुड़ैल इस रजाई में मेरे साथ सो रही थी। क्या कहा? चुड़ैल? कोई बात नहीं, उस रजाई को बाहर रख दे और हमारे कमरे में आकर सो जा। तुझे मैंने पहले ही मना किया था कि वो रजाई मत ओढ़, लेकिन तू नहीं माना। फिर लल्लू वो रजाई अपने कमरे से बाहर निकाल कर रख देता है। अगली सुबह केशव वो रजाई लेता है और अपनी दुकान पर ले जाकर रख देता है। अरे वाह केशव भैया, इतनी बढ़िया रजाई है, कितने की है? हमें बेच दो। भैया, ये पूरे 10 गांव में केवल मेरे पास ही है ये रजाई। महंगी है, लेकिन तुम्हारे से ज्यादा पैसे थोड़ी लेंगे। 5,000 दे देना, ठीक है? संतो 5,000 देकर वो रजाई अपने घर ले जाता है। रात में जब संतो अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे लगता है कोई उसका गला दबा रहा है। ये कैसा सपना है? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई चुड़ैल मेरा गला दबा रही है, लेकिन कोई तो है नहीं। संतो फिर सो जाता है, लेकिन सोते ही उसके ऊपर एक चुड़ैल आकर बैठ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। चुड़ैल, तुम मेरे ऊपर क्या कर रही हो? चुड़ैल जी, मुझे जाने दो, मेरा गला मत दबाओ। तुझे कहाँ जाने दूंगी मेरे राजा, तू ही तो मुझे अपने घर बुलाकर लाया है। अब तो मैं तेरी जान लेकर ही यहाँ से जाऊंगी। लेकिन तभी संतो के गले से हनुमान जी का लॉकेट बाहर आ जाता है, जिसे देखकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। आज तो बच गया, इससे पहले कुछ और मनहूसियत हो, मैं इस रजाई को बाहर फेंक देता हूँ। संतो उस रजाई को घर से बाहर फेंक देता है। अगले दिन सुबह संतो घर के बाहर निकलता है और रजाई उसे कहीं नहीं मिलती। चलो अच्छा है, बला कली, रजाई फेंक कर मैंने सही किया, लेकिन उस केशव के बच्चे को मजा तो चखाना पड़ेगा। मुझे भूतिया रजाई देता है, इसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर संतो गुस्से में केशव की दुकान पर पहुंचता है और उससे लड़ते हुए बोलता है। केशव, ये कैसी रजाई दी है? तुझे पता है इसमें चुड़ैल आती है। केशव संतो की बात सुनकर डर जाता है, लेकिन अनजान होने का नाटक करते हुए बोलता है। क्या कहा? रजाई में भूत? अरे, आज दिन में लगा लिए हो क्या? रजाई में लुगाई तो सुनी थी, लेकिन रजाई में चुड़ैल? केशव की बात सुनकर वहाँ खड़े और भी गांव वाले हंसने लगते हैं। मैंने कोई दारू वारू नहीं पी है, मैंने सच में चुड़ैल को रजाई में देखा था और वो रजाई तुम्हारी थी। केशव, कैसी बात कर रहे हो संतो भैया? अगर उस रजाई में चुड़ैल है तो मुझे दे दो, मैं वापस रख लेता हूँ। बस लाओ वो रजाई। रजाई तो मैं वापस दे देता, लेकिन वो रजाई पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने उसे घर के बाहर रखा था, वो वहाँ से गायब हो चुकी है।
सुनो भाइयों, अब इसकी रजाई भी गायब हो गई। लगता है चुड़ैल ही ले गई रात में ओढ़ने के लिए। है? केशु की बात सुनकर बाकी गांव वाले भी हंसने लगते हैं। ये सब देखकर संतो वहाँ से चला जाता है। केशु रात में दुकान बंद कर घर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक शराबी मिलता है। शराबी ने वही रजाई ओढ़ी होती है। रजाई देखकर केशु रुक जाता है। ये तो वही रजाई है जो मेरे पास थी। केशु को देखकर शराबी बोलता है, क्या हुआ साहब, आपको भी पीनी है क्या? नहीं, मैं तो ये रजाई देख रहा था। आप उनको तो वैसे भी पीने के बाद बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हें लेना है तो ले जाओ इस रजाई को। लेकिन केशु वहाँ से भाग लेता है। भाग बेटा केशु, ये भूतिया रजाई तो तेरे पीछे ही पड़ गई है। जहाँ जाओ वहीं पर मिल जाती है। अगले दिन केशु वापस उसी जगह पर जाता है जहाँ उसे शराबी मिला था। उस जगह पर बहुत भीड़ होती है। केशु जैसे ही भीड़ के अंदर जाता है उसे शराबी की लाश दिखती है। अरे, इस चुड़ैल ने तो इस शराबी को मार डाला। ये रजाई तो सचमुच में भूतिया है, लेकिन इसकी लाश पर तो वो रजाई है नहीं। फिर कहाँ गई ये रजाई? केशु अपनी दुकान पर जाता है, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा होता। वो बैठे बैठे रजाई के बारे में सोच रहा होता है। तभी एक भिखारी वहाँ आता है। उसके पास वही रजाई होती है। भिखारी केशु से बोलता है, बाबूजी, ये रजाई ले लो और कुछ खाने के लिए दे दो बदले में। अरे भाग भिखारी कहीं का। और ये रजाई तुझे कहाँ से मिली है? ये भूतिया रजाई है, तुझे मार डालेगी। ऐसे कैसे बोल रहे हो साहब? अरे नहीं देना है तो कुछ मत दो। मुझसे बड़े भिखारी तो आप लगते हो। ये लो, ये रजाई फ्री में ही रख लो। इससे पहले केशु कुछ कहता और करता, भिखारी वो रजाई केशु की दुकान पर फेंक कर चला जाता है। केशु दुकान के बाहर आता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे, ये रजाई तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। जहाँ जा रहा हूँ वहीं आ जाती है। अब क्या करूँ? केशु वहाँ बैठे बैठे सोच रहा होता है। तभी रज्जो वहाँ आ जाती है और रजाई देखकर खुश हो जाती है। वाह स्वामी, तुम ये रजाई वापस लेकर आ गए। आज रात हम इसे ओढ़ेंगे और कुचू पुचू करेंगे। अरे पागल औरत, इस रजाई को फेंक दे। ये भूतिया रजाई है, नहीं तो हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। सुनो जी, पागल वागल मत बोलो, नहीं तो घर आते ही बेलन तैयार है तुम्हारे लिए। मैं ले जा रही हूँ, देखती हूँ कौन सी चुड़ैल है इसमें। ऐसा कहकर रज्जो रजाई लेकर घर चली जाती है। केशु भी डरता डरता घर जाता है। रात में डर के मारे वो रज्जो के साथ ना सोकर अलग कमरे में सो जाता है। रात में जब रज्जो सो रही होती है, तभी उसमें से एक चुड़ैल बाहर आती है। वाह, क्या मस्ती से सो रही है ये औरत। इसे मार कर तो और मजा आ जाएगा। चुड़ैल सोती हुई रज्जो की तरफ बढ़ती है। तभी वहाँ केशु अपने एक दोस्त के साथ आ जाता है और चुड़ैल के ऊपर एक जाल डाल देता है। चुड़ैल जाल से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन छूट नहीं पाती है। वाह चमन भैया, क्या बढ़िया जाल लाए हो। इस जाल से ये चुड़ैल नहीं बच पाएगी। केशव भैया, ये मंत्र सिद्ध जाल है। कोई भूत प्रेत इस जाल से नहीं बच सकते। फिर केशु चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, कुत्ता चुड़ैल, लोगों की जान क्यों ले रही है? और इस रजाई से तेरा क्या वास्ता है? मेरा नाम रजनी है। मेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन मेरी लालची सास और लोभी पति ने इसी रजाई के अंदर मेरा मुंह दबाकर मार डाला और अपने गांव से चले गए। तब से मैं इस रजाई के अंदर रह रही हूँ और लोगों को मार रही हूँ। तभी रज्जो बोलती है, चुड़ैल जी, आपके साथ जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोगों को मारेंगी। ये गलत है और इस तरह तो आप इस चुड़ैल योनि से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगी और आपको मारने वाले तो अभी भी आजाद घूम रहे हैं। तुम सही बोल रही हो रज्जो, मुझे लोगों को नहीं मारना चाहिए था। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब इस रजाई से बाहर निकल जाऊंगी और अपने कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये हुई ना बात, तुम्हें उन दोनों को नहीं छोड़ना चाहिए ताकि इन दहेज के लोभियों के लिए भी एक सीख हो सके। ऐसा कहकर रज्जो चुड़ैल को आजाद कर देती है
और चुड़ैल भी अपने कातिलों को ढूंढने के लिए वहां से चली जाती है और गांव वालों की मदद से अपने कातिलों से बदला लेकर मुक्त हो जाती है। रेखा और सुलेखा दोनों जुड़वा बहनें अपने पिता रामेश्वर दयाल के सीने से लगकर लगातार रोई जा रही थी। रामेश्वर जी की आंखें भी नम थी। रो रो कर उनका भी गला रुंध गया था, लेकिन फिर भी दुल्हन के लिबास में विदा होती अपनी दोनों बेटियों को देखकर एक संतोष भी उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। बाबा, अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, दवाई टाइम पर जरूर लेना। मैं थी तो पीछे पड़ी रहती थी आपके, अब मैं नहीं होंगी, इसलिए दवा समय पर लेना बाबा। तू भी अपना ध्यान रखना रेखा, तेरी बहुत फिक्र लगी रहेगी। मेरा ध्यान रखने को यहाँ माँ तो है ना, वो रखेगी मेरा ध्यान। हाँ माँ तो है, लेकिन माँ को आप कैसे उल्लू बनाते हैं ना, वो मुझे पता है। सुनिए, नो मीठा, बिल्कुल भी मीठा मत खाना। कितना शुगर बढ़ गया था पिछले महीने आपका। सारी मिठास तो तुम दोनों के विदा होने के बाद चली जाएगी। ये कहकर रामेश्वर जी एक बार फिर से रोने लगे। रेखा और सुलेखा ने उन्हें फिर से जोर से गले लगाया और कहा, बाबा इतना रोगे तो मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके पास। अरे नहीं नहीं, ये तो खुशी के आंसू है रे, इसे बहने दे। एक बाप इस आंसू का इंतजार 20-25 साल करता है। जब बेटियां विदा हो जाती है तो उसके आंसू तो सूख जाते हैं रे। रामेश्वर जी की दोनों बेटियां विदाई के लिए तैयार थी। रेखा और सुलेखा एक साथ ही डोली में बैठ गई और अपने ससुराल की ओर रवाना हो गई। लेकिन जैसे ही उनकी डोली सड़क पर से गुजरने लगी तो सभी आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी डोली की ओर देखने लगे। अरे, एक ही डोली में दो दो दुल्हने, ये क्या माजरा है भाई? क्या कहा? 2 दुल्हने एक ही डोली में? अरे हाँ, वो देखना। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक ही डोली में 2 लड़कियां क्या कर रही हैं। लेकिन फिर लोगों को उड़ते उड़ते ये बात पता लगी कि दोनों जुड़वा बहनों ने एक ही लड़के अखिल से शादी की है और ये डोली उसके घर ही जा रही है। हाय, घोर कलयुग आ गया है भाई। ये तो एक ही लड़के से 2 बहनों ने शादी कर ली। अजीब बेशर्मी है ये तो। भला ऐसा कौन करता है? कुछ लोग इस घटना को आश्चर्य की तरह देख रहे थे तो कुछ लोग इसके मजे ले रहे थे। सही है भाई, है? उस लड़के ने सही किस्मत पाई है। 2 बीवियां, मतलब 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। धीरे धीरे ये बात शहर में चारों ओर फैल गई। जिसे देखो वो इसी बात की चर्चा कर रहा था। न्यूज चैनलों और अखबारों में भी दोनों जुड़वा बहनों की शादी एक ही लड़के से होने की खबरें हेडलाइन में थी। जी हाँ, आपको शायद अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है। गंगापुर की 2 जुड़वा बहनों ने एक ही लड़के से शादी की है और एक ही डोली में बैठकर वो अपने ससुराल पहुंची हैं। लेकिन ये बात कई लोगों को हजम नहीं हुई। उन्होंने इसका विरोध भी शुरू कर दिया। जैसे ही ये खबर फैली, प्रशासन भी हरकत में आ गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो गैर कानूनी है। भला एक ही लड़के से दोनों लड़कियां कैसे शादी कर सकती हैं? साहब, थाने के बाहर कई लोग इसी बात का विरोध जताने के लिए इस शादी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पुलिस थाने के बाहर कई लोग हाथों में तख्तियां लेकर जोर जोर से नारे लगा रहे थे। समाज में अश्लीलता फैलाना बंद करो, कानून का मजाक उड़ाना बंद करो, बंद करो, उस लड़के को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। प्रशासन पर पब्लिक का बहुत दबाव आ गया था। इंस्पेक्टर विकास अपने हवलदार के साथ अखिल के घर की ओर उसे गिरफ्तार करने निकल पड़े। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर विकास अखिल के घर पर थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। भाई, यहाँ पर अखिल कौन है? सर, मैं हूँ। अच्छा, तो वो तू है जिससे 2 लड़कियों ने शादी की है। तुझे पता है ये गैर कानूनी है? सर, किसी की अंतिम इच्छा पूरी करना गैर कानूनी कैसे हो सकता है? अबे 2 लड़कियों के साथ शादी करके तू किसकी अंतिम इच्छा पूरी कर रहा है? तू तो रंगरलिया मना रहा है, वो भी खुलेआम। ये कहकर इंस्पेक्टर विकास ने अपने हवलदार को उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया। तभी सुलेखा अंदर कमरे से भागती हुई आई। अखिल, अखिल जल्दी चलो, रेखा को फिर से खून की उल्टियाँ हो रही हैं। वो बार बार तुम्हें ही पुकार रही है। सर प्लीज, आपको मुझे गिरफ्तार करना है, ठीक है, आप कर लीजिएगा मुझे गिरफ्तार, लेकिन अभी मुझे मेरा फर्ज निभाने दे, एक पति का फर्ज। इंस्पेक्टर विकास को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अखिल उससे क्या कह रहा है और वो कौन से फर्ज को निभाने की बात कर रहा है। फिर भी उसने उससे कुछ नहीं कहा और हवलदार के साथ वहीं खड़ा रहा। अखिल जब कमरे के अंदर गया, जमीन पर खून ही खून फैला हुआ था। अखिल, अखिल, लगता है अब मेरा समय आ गया है। मुझे गले से लगा लो ना। और तू सुलेखा, तू भी आना मेरे पास, इस तरह दूर तो मत रह। अब कैसी तबीयत है पार्वती इन दोनों की? दोनों का बुखार अब उतर गया है, लेकिन खांसी दोनों को है। ये दोनों भी ना
परेशान कर देती हैं हमें। एक को कुछ हुआ तो दूसरे को बीमार होना ही है, और एक खिलखिलाती है तो दूसरी भी हंस पड़ती है। दोनों बहनें साथ खेलती, अगर एक को चोट लगती तो दूसरे को भी दर्द शुरू हो जाता। बहुत ही सच्चा प्यार था उन दोनों में, एक दूसरे के बिना तो वो एक पल भी नहीं रह सकते थे। पार्वती, ये दोनों जिस तरह से एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, शादी के बाद क्या होगा इनका? बाबा, हम दोनों एक ही घर में और एक ही लड़के से शादी कर लेंगे। ठीक है, कर लेना। समय अपनी गति से बीतता रहा। रेखा और सुलेखा दोनों अब कॉलेज में थे और यही रेखा की मुलाकात अखिल से हुई और पहली ही नजर में दोनों को प्यार हो गया। अखिल, तुम्हारे बिना जिंदगी जैसे जल बिन मछली। आई लव यू रेखा। रेखा ने सुलेखा को अखिल के बारे में बता दिया था। वो रेखा के लिए बहुत खुश थी, हालांकि उसे दुख होता कि शादी के बाद वो उससे दूर हो जाएगी। अरे तू टेंशन क्यों लेती है? शादी के बाद तू भी चलना ना हमारे साथ ही रहना। हाँ, ऐसा होता है क्या? होता नहीं तो क्या, हम करेंगे ना ऐसा। ये बात रेखा सुलेखा से हमेशा कहा करती थी, लेकिन सुलेखा को पता था ये संभव तो नहीं है। बहरहाल दोनों के घर वाले राजी हो गए थे और 1 महीने बाद दोनों की शादी होनी थी। लेकिन एक दिन रेखा जब कॉलेज से घर आई तो उसे खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। अरे रेखा, ये तो खून है, तुम्हें खून की उल्टियाँ हो रही हैं। रेखा को जब अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसे तुरंत एडमिट कर लिया। उसके कई सारे टेस्ट हुए और टेस्ट के बाद रेखा को ब्लड कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज का। वो बहुत ही कम दिनों की मेहमान है। रेखा के बारे में सुनकर पूरा घर सदमे में आ गया। सुलेखा की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उधर अखिल को जब ये पता लगा तो उसके भी होश उड़ गए। वो रेखा से बहुत प्यार करता था। ये सोचकर कि रेखा कुछ दिनों के बाद सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी, वो लगातार रोए जा रहा था। अखिल, होनी का लिखा कौन मिटा सकता है, लेकिन मैं मर के भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। वो तो रहोगी, तुम्हारी यादें, तुम्हारे साथ बिताए पल, तुम्हारी एक एक बात मेरे साथ रहेगी। वो तो है, लेकिन मैं किसी दूसरी तरह से तुम्हारे साथ रहने की बात कर रही हूँ। मतलब? तुम सुलेखा से शादी कर लो। ये तुम क्या कह रही हो? अखिल, मैं कह रही हूँ कि तुम हम दोनों से शादी कर लो। मेरी मौत के बाद सुलेखा के रूप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अखिल, ये मेरी आखिरी इच्छा है, तुम इसे पूरा करोगे ना, या मुझे ऐसे ही मर जाने दोगे? रेखा की खुशी की खातिर अखिल और सुलेखा दोनों ने उसकी बात मान ली। इंस्पेक्टर विजय को जब इस शादी की असलियत पता चली तो उसकी आंखें भीग गई। वो वापस थाने जा रहा था, तभी अखिल के जोर जोर से रोने की आवाज आई। रेखा, रेखा, ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत जाओ। लेकिन रेखा तो उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी और सुलेखा अखिल का हाथ पकड़कर उसे सांत्वना दे रही थी। जहान स्काइलिंग करने के बाद जब घर आता है तो देखता है घर से बहुत सारे सामान की चोरी हो चुकी है और वो फौरन डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है। मेहुल भी रास्ता नोट करते हुए जहान के घर पे आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। मेहुल 3 पीपल को सस्पेक्ट करता है जो अजहान के सिस्टर, आंटी और अंकल होते हैं। अजहान का अंकल मेहुल को बताता है, मैं व्हीलचेयर पे चलता हूँ, मैं चोरी नहीं कर सकता। सिस्टर भी मेहुल को स्टेटमेंट देते हुए कहती है उसे भी कुछ नहीं पता। आंटी भी मेहुल को बताती है वो क्रिसमस की तैयारी कर रही थी, उसे कुछ नहीं पता। तीनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है अजहान के घर से सामान की चोरी किसने की है। दोस्तों, क्या आप इन तीनों को देखते हुए बता सकते हो इन तीनों में से चोरी किसने की है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। जहान के घर से सामान की चोरी उसके अंकल ने की है। मेहुल जब घर के अंदर इंटर हो रहा था, मेहुल ने व्हीलचेयर के निशान देख लिया था, इसलिए मेहुल समझ जाता है अंकल ने चोरी की है। जीनियस, क्या आपने भी अंकल को सिलेक्ट किया था? कमेंट में बताइएगा।